हाँ तो साथियों देखिए, हम जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम हमारे पास में है उत्सर्जन तंत्र। नाम है टॉपिक का उत्सर्जन तंत्र, और इस उत्सर्जन तंत्र को हम कहते हैं एक्सरेटरी सिस्टम कहा जाता है। इस उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन का मतलब होता है हमारे पास में निकालना या निष्कासन करना। अब निष्कासन करेंगे हम किसी भी चीज़ के बारे में, तो देखो ये तो हम नहीं कह सकते कि वो हमारे काम की चीज़ होगी, हमारे काम की नहीं है तभी हम उसको निकाल रहे हैं। तो हानिकारक चीज़ों को निकालने की प्रक्रिया ही हमारे लिए कहलाती है, उत्सर्जन तंत्र कहलाती है। तो देखिए जरा इसके बारे में, उत्सर्जन क्या चीज़ होती है। हम इसके बारे में कह सकते हैं कि मानव शरीर के ऐसे अंग जो हानिकारक एवं अपशिष्ट पदार्थों को, हानिकारक होंगे जाहिर सी बात है तभी आप उनको बाहर निकाल रहे हो, और अपशिष्ट पदार्थ जो काम के नहीं है, हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं, बाहर निकालने का कार्य करते हैं। अंगों को कहा जाता है क्या? उत्सर्जन अंग कहा जाता है। और इन अंगों से मिलकर बना तंत्र ही हमारा कहलाता है क्या? उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ पर आपके लिए। तो हम कह सकते हैं कि मानव शरीर के ऐसे अंग जो कि हानिकारक एवं अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं, उन अंगों को कहा जाता है उत्सर्जी अंग, और इन अंगों से मिलकर बना तंत्र ही हमारा कहलाता है उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। अब उत्सर्जन की बात करते तो उत्सर्जी पदार्थों के रूप में हमारे शरीर से मुख्य रूप से जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है यूरिया, और यूरिया के निष्कासन के आधार पर ही हम इस उत्सर्जन तंत्र को कहा जाता है। तो उत्सर्जन का अध्ययन हमारे लिए कहलाता है क्या? उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन हमारा कहलाता है क्या? यूरोलॉजी। उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन हमारे लिए क्या कहलाता है? यूरोलॉजी कहलाता है, यूरोलॉजी कहलाता है। ठीक है, देखिए इस उत्सर्जन अंगों की अगर बात करें, भाई तंत्र हमें पढ़ना है तो हमें अंगों को पढ़ना है। तो उत्सर्जन के जो मुख्य अंग होते हैं वो होते हैं कौन कौन से? तो हम जरा डिस्कस करते हैं कुछ उत्सर्जन अंगों के बारे में। तो ये उत्सर्जन अंग हैं, और ये हमारे पास में होगा उत्सर्जी पदार्थ, कि इन अंगों से हम किस चीज को हम बाहर निकाल रहे हैं हमारे शरीर से। तो देखिए जरा, सबसे पहले अगर चर्चा की जाए तो सबसे पहला नाम हमारे पास में है वृक्क, जिसको हम गुर्दा भी कहते हैं या जिसको किडनी भी कहा जाता है। इसके बाद में बात करते हैं तो वृक्क के बाद में हमारा सेकंड नाम है त्वचा। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, थर्ड नंबर आता है हमारे पास में यकृत, जिसको हम लीवर भी बोलते हैं। फोर्थ नंबर हमारे पास में आते हैं फेफड़े, जिनको लंग्स भी कहा जाता है। और फिफ्थ नंबर हमारे पास में आती है आंख। तो हमारे शरीर में जो मुख्य उत्सर्जन अंग है वो हमारे पास है 5 मैंने आपको बताए, वृक्क, त्वचा, यकृत, फेफड़े और आंत है। अब इनमें से क्या चीज बाहर निकाली जाती है, कौन सा पार्ट किस चीज का उत्सर्जन करता है, तो उसके बारे में देखिए। वृक्क से मुख्य रूप से बाहर निकाला जाता है क्या? यूरिया। त्वचा की बात करते हैं, त्वचा से निकाला जाता है मुख्य रूप से पसीना, और एक और पदार्थ होता है इसका नाम होता है सीबम। यकृत की बात करते हैं तो यकृत से मुख्य रूप से बाहर निकाला जाता है यूरिया। यकृत के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि यकृत को यूरिया की फैक्ट्री भी कहा जाता है। फेफड़ों की बात करते हैं, फेफड़ों से मुख्य रूप से बाहर निकाली जाती है CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। और आंतों की अगर बात करते हैं तो आंतों से मुख्य रूप से क्या चीज निकाली जाती है? मल निकाला जाता है। तो साथियों देख सकते हैं आप यहाँ पर मैंने 5 उत्सर्जन अंग बताया आपको, वृक्क, त्वचा, यकृत, फेफड़े और आंत हैं। वृक्क से मुख्य रूप से बाहर निकलता है यूरिया, त्वचा से निकलता है पसीना और सीबम, यकृत से निकलता है यूरिया, इसीलिए यकृत को यूरिया की फैक्ट्री भी कहा जाता है। फेफड़ों से निकलता है CO2 गैस, और आंतों से निकाली जाती है क्या? मल निकाली जाती है। अब रही बात स्टडी करने की यहाँ पर, तो किस चीज को हम स्टडी करेंगे? तो भाई 5 को स्टडी करेंगे तो टॉपिक बहुत लेंथी हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता टॉपिक ज्यादा लेंथी हो। तो सब चीजों को मैंने अलग अलग डिस्क्राइब कर रखे हैं अलग अलग टॉपिक के हिसाब से। यहाँ पर जो आज हमको डिस्कशन करना है वो करना है वृक्क के बारे में। त्वचा को मैं आपको पढ़ाऊंगा सेंस ऑर्गन्स में, सेंस ऑर्गन्स ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं इनको। यकृत को मैं आपको पढ़ने की 3 जगह है, आप इनको ग्रंथियों में पढ़ सकते हैं, आप इसको पाचन में पढ़ सकते हैं, आप इनको यहाँ भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा इस चीज को यहाँ पर कहाँ पर? पाचन तंत्र के अंदर। फेफड़ों की बात करते हैं, श्वसन के मुख्य आधार होते हैं फेफड़े आते हैं, इसको श्वसन में पढ़ेंगे। और आंतों की बात करते हैं तो भोजन का सर्वाधिक पाचन आंतों में होता है, अतः आंतों को पढ़ेंगे पाचन में। तो आज जो डिस्कस करने वाला वो टॉपिक है, वो टॉपिक हमारे पास में क्या होगा? वृक्क होगा। तो आज हम पढ़ेंगे किस चीज के बारे में? हमारे पास में वृक्क के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए मेरे साथ बने रहिए वृक्क के साथ।
हाँ तो दोस्तों जरा देखो, हम बात कर रहे थे वृक्क के बारे में। वृक्क हमारा कहलाता है गुर्दा, और गुर्दे को ही कहा जाता है क्या किडनी। इनके नाम आपको याद रखने जरूर। वृक्क को गुर्दा कहा जाता है, गुर्दे को किडनी भी कहा जाता है। तो हम बात करते हैं गुर्दे के बारे में, किडनी के बारे में। तो देखिए जो मैंने डायग्राम बनाया सिंगल लाइन डायग्राम में, ओरिजिनलिटी में कुछ चीज़ें अलग होती है, लेकिन बोर्ड पर चीज़ें ऐसी ही दिखाई देती है। तो मैंने कुछ बनाने का प्रयास किया आपके लिए, बड़ी मेहनत लगी थोड़ा बनाने में इस चीज़ को। तो देखिए जरा, अगर हम बात करते हैं वृक्क के बारे में, देखो वृक्क की अगर बात करते हैं तो ये हमारे लिए मुख्य उत्सर्जन अंग होते हैं। अब वृक्क की मुख्य इकाई क्या होती है, तो वृक्क की मुख्य इकाई होती है हमारे पास में क्या, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन होती है वृक्क की मुख्य इकाई होती है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन के आधार पर ही वृक्क का अध्ययन कहलाता है क्या, नेफ्रोलॉजी। वृक्क की मुख्य क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कहलाते हैं कौन, वृक्क नेफ्रॉन कहलाते हैं। और नेफ्रॉन का अध्ययन ही हमारा कहलाता है क्या, नेफ्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी कहलाता है। अब बात करते हैं हमारे वृक्कों के बारे में। तो वृक्क की अगर बात किया तो वृक्क की संख्या कितनी होती है, जैसे बोर्ड पर लग रहे हैं सामने, वृक्क होते हैं 2 जोड़ी, 1 जोड़ी मतलब सॉरी 2 होते हैं, 1 जोड़ी मतलब 2 होते हैं। तो वृक्क की अगर बात करते हैं तो हमारे शरीर में 1 जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं, अर्थात 2 होते हैं। और अगर बात करते हैं इनकी स्थिति के बारे में, तो ये हमारी उदर गुहा जिसको हम बोलते हैं पेट, तो पेट के थोड़े से नीचे होते हैं, दोनों साइड होते हैं। इनकी अगर बात करते हैं आकृति, तो देखो आकृति बिल्कुल सेम इस तरीके से मैंने बना रखी है। वैसे अगर स्टडी के हिसाब से कहा जाता है तो सेम के बीज के समान, सेम के बीज के समान वृक्क की आकृति मानी जाती है, सेम के बीज के समान मानी जाती है। तो सामने मैंने बोर्ड पर बना दी है। एक वृक्क के भार की यदि बात करते हैं तो एक वृक्क का भार होता है लगभग 140 ग्राम। एवरेज में आपको ऑप्शन में 140 नहीं मिलता है तो आपको 150-150 ग्राम भी लगा सकते हैं। अगर ऑप्शन में 140 ग्राम नहीं मिलता है तो 150 ग्राम लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, सही आंसर हमारे पास। तो वृक्क की आकृति होगी सेम के बीज के समान होगी। और वृक्क के अगर वजन की बात करते हैं तो एक वृक्क का भार होता है लगभग 140 ग्राम होता है। हमारे जो वृक्क होते हैं, वृक्क की अगर बात करते हैं तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, क्यों पढ़ रहे हैं इसको, क्या रीजन है इसका पढ़ने का। तो वृक्क का मुख्य कार्य होता है रक्त को छानना, या आप कह सकते हैं रक्त का शुद्धिकरण करना। रक्त का शुद्धिकरण करना, रक्त को छानना, रक्त का शुद्धिकरण करना। सवाल एग्जामों में एक बार नहीं काफी बार पूछेगा आपसे एग्जामों में, मानव रक्त का शुद्धिकरण करता है कौन सा अंग, तो ये कह सकते हैं मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त का शुद्धिकरण करता है। तो रक्त का शुद्धिकरण करने वाले अंगों में आपको जो ऑप्शन मिलते हैं वो ऑप्शन ये मिलते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सवाल पूछा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है कहाँ पर या होता है कहाँ पर, ऑप्शन मिलेगा आपको हृदय, फेफड़े, यकृत, और नेक्स्ट मिलेगा आपको गुर्दा। तो हमें ऑप्शन में क्या चीज लगानी है, हमें ऑप्शन में लगाना है गुर्दा, क्योंकि सवाल पूछा उसने रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है, रक्त का शुद्धिकरण लगाना है गुर्दा। अगर ऑप्शन में गुर्दा नहीं होता, अगर ऑप्शन में गुर्दा नहीं होगा, अगर होता क्या यहाँ पर अमाशय, क्या होता, अमाशय होता, तो ऑप्शन में क्या लगाने की हम कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन में फिर लगाया जाता है हमारे पास में क्या, फेफड़े। अगर गुर्दा है तो प्रायोरिटी गुर्दे को देंगे, अगर गुर्दा नहीं है तो फिर हमें सेकंड ऑप्शन क्या लगा के चलना है, फेफड़े लगा के चलना है। ध्यान रखना मेरे इस क्वेश्चन के बारे में आप अच्छे तरीके से। तो देखिए आगे हम बात कर रहे हैं वृक्क, तो वृक्क से आगे चलते हैं। तो वृक्क का मुख्य कार्य हो गया रक्त का शुद्धिकरण। हमारे वृक्कों की बात करते तो 1 मिनट की अगर बात करते 1 मिनट में हमारे वृक्कों के द्वारा लगभग 125 ml रक्त का शुद्धिकरण कर दिया जाता है, लगभग 125 ml रक्त का शुद्धिकरण कर दिया जाता है। लेकिन लगभग एक दिन की बात करते तो एक दिन में एवरेज लगभग 180 लीटर रक्त का शुद्धिकरण कर दिया जाता है। 1 मिनट में 125 ml और एक दिन में 180 लीटर का शुद्धिकरण कर दिया जाता है। उसका रीजन मैं आपको बताया था कि आप सोच रहे हैं सर रक्त की मात्रा हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर होती है, ठीक है 5 से 6 लीटर होती है, लेकिन 5 से 6 लीटर ये रक्त आपका बार बार सर्कुलेट होता जाता है, और बार बार सर्कुलेट होने के कारण ये दिन भर में लगभग 180 लीटर इससे अधिक भी छन जाता है। अब रक्त जब छनता है तो रक्त छनने का कारण क्या है, किस तरीके से छनता है, क्या चीज होगी, तो वो सभी चीजें मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ। जरा बोर्ड पर फिर दोबारा देखिए। हमारे जो वृक्क है, वृक्कों के बारे में अगर बात करते हैं तो देखो वृक्क की आकृति होगी। एक वृक्क की लंबाई की अगर बात करते हैं तो वृक्क की लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर मानी जाती है, और एक वृक्क की चौड़ाई की अगर बात करते हैं तो लगभग 5 सेंटीमीटर मानी जाती है। लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर मानी जाती है, चौड़ाई लगभग 5 सेंटीमीटर मानी जाती है वृक्क की, ठीक है। और वृक्क के ऊपर अगर आकृति की संरचना और चीजों के बारे में बात करते हैं तो वृक्क के ऊपर एक झिल्ली फैली होती है। ये झिल्ली जो मैंने ब्लैक कलर से बनाया, यहाँ पर मैंने 2 कलर का प्रयोग किया, आपको दिख रहा है थोड़ा सा रेड का और ब्लैक का। तो रेड अंदर वाला पार्ट है, ब्लैक बाहर वाला पार्ट है। तो ब्लैक की बात करते हैं
तो इसे कहा जाता है झिल्ली। इस झिल्ली का नाम होता है पेरिटोनियन झिल्ली। पेरिटोनियन झिल्ली होती है। हमारे वृक्कों की अगर बात करते हैं तो वृक्क के ऊपर एक पेरिटोनियन झिल्ली का आवरण होता है जो हमारे वृक्कों की सुरक्षा करने का कार्य करती है। इस पेरिटोनियन झिल्ली के आगे अगर बात करते तो हमारे दोनों वृक्कों के ऊपर एक ग्रंथि फैली होती है। ये रही वो ग्रंथि। अगर बात करें तो इस ग्रंथि के बाद दिख रहा है आपको, इस ग्रंथि का नाम होता है एड्रिनल ग्रंथि। अब एड्रिनल ग्रंथि का बारे में जानते हो तो एड्रिनल ग्रंथि जो होती है ये वृक्क के ऊपर लगभग आधे भाग पर फैली होती है। अतः एड्रिनल ग्रंथि को अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। एड्रिनल ग्रंथि को अधिवृक्क भी कहा जाता है। अब फेफड़ों की मुख्य इकाई होगी हमारे पास में कौन सी? नेफ्रॉन। तो ये नेफ्रॉन्स काफी सारे नेफ्रॉन्स होते, लगभग बात करते हैं एक नेफ्रॉन के अंदर लगभग 1,30,000 के समथिंग या इससे भी अधिक नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं एक के अंदर। तो क्योंकि मुख्य इकाई होती है यही मिलकर से हमारे जो वृक्क होते हैं वृक्कों का निर्माण करते हैं। जो मेन कार्यकारी इकाई होती है वो भी होती है, संरचनात्मक इकाई वृक्कों की ही होती है। आगे बात करते हैं वृक्क के मुख्य 2 पार्ट होते हैं। अब वृक्क के मुख्य 2 पार्ट है अंदर का बाहर का। तो बाहरी भाग की अगर बात करते हैं तो वृक्क का बाहरी भाग कहलाता है कॉर्टेक्स। बाहर का भाग कहलाता है कॉर्टेक्स, जबकि जो अंदर का भाग होता है उस अंदर के भाग को कहा जाता है क्या? मेडुला। वृक्क का बाहरी भाग कहलाता है कॉर्टेक्स, जबकि अंदर वाला भाग हमारा क्या कहलाता है? मेडुला कहलाता है। अब और बात करते हैं इसके अंदर। तो देखो वृक्क का मुख्य कार्य हो गया रक्त का शुद्धिकरण। तो रक्त को लाएगा, ले जाए कौन? तो वृक्क को लाने में ले जाने कार्य करते हैं हमारे पास में धमनी और शिरा करती है। तो एक हमारे पास में धमनी है और जो दूसरी होती है वो हमारे पास में क्या है? शिरा। तो एक रक्त को लेकर आती है और एक शब्द को छनने के बाद के पश्चात उसको रक्त यहाँ से लेकर चली जाती है। रक्त जब छनता है तो छनने का और क्या बनेगा वो भी मैं आपको बताने वाला। बाहरी भाग कॉर्टेक्स और आंतरिक भाग मेडुला हुआ। ये जो अंदर का भाग मेडुला होता है, इस मेडुला से निकलती है चौड़ी नलिका और इस चौड़ी नलिका को कहा जाता है क्या? पेल्विस। पेल्विस, वृक्क पेल्विस कहते हैं इसको या रियल पेल्विस कहते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं आप। तो वृक्क पेल्विस कहलाता है, ये चौड़ी नलिका वृक्क पेल्विस कहलाती है। ये आगे चलकर सकड़ी हो जाती है और सकड़ी जाती है निर्माण करती है किसका? मूत्र वाहिनियों का। और ये मूत्र वाहिनी जाकर खुलती है कहां पर? मूत्राशय। और तत्पश्चात मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र का उत्सर्जन कर दिया जाता है। तो बात हो रही थी रक्त के शुद्धिकरण की। रक्त का शुद्धिकरण होने के पश्चात संबंध कहां पर पहुंच गया? मूत्राशय। तो उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूं दोबारा से कि जब भी रक्त का शुद्धिकरण होता है तो रक्त के शुद्धिकरण के पश्चात निर्माण होता है मूत्र का। ध्यान देना, मैं बता रहा हूँ रक्त का शुद्धिकरण होता है, रक्त के शुद्धिकरण के पश्चात निर्माण होता है मूत्र का। इसीलिए रक्त का सीधा संबंध किससे है? मूत्र से और मूत्राशय से। क्योंकि ये रक्त छनता है यहाँ पर और रक्त छनने के पश्चात जो मूत्र बनता है वो मूत्र इन मूत्र वाहिनियों के माध्यम से मूत्राशय में आकर इकट्ठा हो जाता है। तो मूत्र के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और मैं चीज बता देना चाहता हूँ, जो हमारे वृक्क होते हैं इन वृक्कों की मुख्य इकाई हो गई नेफ्रॉन्स। अब नेफ्रॉनों की अगर बात करते तो नेफ्रॉनों का गुच्छा पाया जाता है वृक्कों के अंदर और उस गुच्छे को कहा जाता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। लेकिन ये ग्लोमेरुलस होता किसके अंदर है? तो इसके अंदर अगर बात करते तो वृक्कों में पाई जाती है प्यालीनुमा संरचना। और वृक्कों में पाई जाने वाली जो हमारी प्यालीनुमा संरचना होती है, इन प्यालीनुमा संरचनाओं का नाम मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उसको कहा जाता है बॉमन संपुट। वृक्क में पाई जाने वाली प्यालीनुमा संरचना कहलाती है बॉमन संपुट। और इस बॉमन संपुट के अंदर क्या पाया जाता है? नेफ्रॉनों का गुच्छा। और नेफ्रॉनों के गुच्छे को कहा जाता है ग्लोमेरुलस कहा जाता है। दोस्तों बात करते हैं ग्लोमेरुलस में होता क्या है। तो इसमें रक्त आता है और छनता है। ये बॉमन संपुट होती है कुछ इस तरीके से प्यालीनुमा संरचना। मैं आपको बताता हूँ, जरा देखिए, आप इसको नोट कर लेना पूरे। मैं इसको इरेज करने वाला हूँ अभी। देखिए ये कुछ संरचना होती है कुछ इस तरीके से। ये कुछ इस तरीके से ये जो प्यालीनुमा संरचना होती है, इस प्यालीनुमा संरचना को कहा जाता है बॉमन संपुट। और इस बॉमन संपुट में क्या पाया जाता है? इस बॉमन संपुट में पाया जाता है नेफ्रॉनों का गुच्छा कुछ इस तरीके से।
इस नेफ्रॉनों के गुच्छे को कहा जाता है क्या, ग्लोमेरुलस। इसमें वो पाई जाती है रक्त चलनियां। जो रक्त चलनियां होती है हमारे पास में, ये रक्त चलनियां काम क्या करती है, तो ये रक्त चलनियां रक्त को छानने का काम करती है। अब रक्त आएगा कहाँ से, जाएगा कहाँ से, तो रक्त को लाने वाली जो धमनी होती है वो कहलाती है अभिवाही धमनी। इस अभिवाही धमनी के द्वारा अशुद्ध रक्त आता है, अशुद्ध रक्त को लेकर आती है और रक्त चलने के बाद में जाता है किससे, अपवाही धमनी से, और इसमें जाता है कैसा रक्त, शुद्ध। तो देखिए ये ग्लोमेरुलस हो चुका है, ये वोमेन सपोर्ट दोनों चीजें। तो रक्त अभिवाही धमनी से रक्त आता है, ग्लोमेरुलस के अंदर रक्त छलता है, छलने के बाद अपवाही धमनी के माध्यम से रक्त निकल जाता है। अब रक्त छलने के पश्चात जो अपशिष्ट बचते हैं, उन अपशिष्टों की बात करते हैं, उसमें कुछ जल की मात्रा होती है, कुछ अपशिष्ट होते हैं कि सब मिलकर जो एक तरीके से निर्माण करते हैं। तो कह सकते हैं उस निर्माण के बाद में जो बनता है वो बनने वाला पदार्थ क्या होता है, मूत्र होता है। तो इस पूरे की पूरी जो संरचना होती है, पतली नलिका जाकर एक बड़ी नलिका में खुलती है, पूरा का पूरा सिस्टम होता है चेन। इस चेन सिस्टम के पूरे के अगर नामकरण की बात करते कहा जाता है हेलने लूप। हेलने लूप कहा जाता है इस पूरे सिस्टम को। तो इसमें होता है रक्त शुद्धिकरण। ये जो पूरा पार्ट होता है ये हमारे वृक्क के अंदर ही होता है, ये कोई बाहरी संरचना, ये वृक्क के अंदर का पार्ट होता है। इन सभी पोर्शनों से रक्त गुजरता है तो रक्त शुद्ध होता है, रक्त शुद्ध होने के पश्चात यहाँ से निकलता है। अब रक्त शुद्ध हो चुका है, रक्त शुद्ध होने के बाद में चला जाता है हर्ट में, यहाँ पर से दोबारा रिपीट होकर हर्ट में निकल जाता है आपसे रक्त, और जो अपशिष्ट बचता है वो मूत्र के रूप में मूत्राशय में, मूत्रवाहिनियों के द्वारा मूत्राशय में आकर इकट्ठा हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो ये वृक्क होता है जो वर्क करता है। अब आपने एक चीज और सुनी होगी, तो हमारे वृक्क में क्या पाई जाती है, पथरी पाई जाती है। वो भी एक प्रकार का आज के टाइम में नॉर्मल आप कह सकते हैं कि आज के टाइम में हर दूसरे तीसरे आदमी को एक तरीके से पथरी मिल जाती है। तो देखिए जरा, अगर बात करते हैं पथरी के बारे में, तो वृक्क में पाई जाने वाली जो पथरी होती है, पथरी का नाम पथरी है। पथरी के बाद में इसको कहा जाता है स्टोन। इसका मैं एक नाम आपको एक और बता देना चाहता हूँ, इसे कहा जाता है अश्मरी। सवाल रेलवे ने पूछा, सवाल बड़ा अच्छा पूछा गया था कि पाए गए, क्या सवाल ये कि मानव गुर्दे में पाई जाने वाली जो अश्मरी होती है, ये अश्मरी बनी किससे होती है। तो मानव गुर्दे में पाई जाने वाली जो अश्मरी बनी होती है, ये बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट। मानव गुर्दे में पाई जाने वाली जो पथरी बनी होती है, पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट से बनी होती है। अणुसूत्र की बात करते हैं तो CaC2O4 होता है इसका अणुसूत्र, कैल्शियम ऑक्सलेट। जबकि एक पथरी आपको पता होगा वृक्क के अगर बात करते हैं तो वृक्क से निकल कर पहुंचते कहाँ पर, एक तरीके से हमारे गाल ब्लैडर बोलते हैं, जिसको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पित्त की थैली, पित्ताशय बोलते हैं। तो पित्ताशय में पाई जाने वाली जो पथरी बनी होती है वो बनी होती है किससे, तो पित्ताशय की पथरी हमारे पास में बनी होती है कोलेस्ट्रॉल वसा से। जबकि वृक्क गुर्दे की किडनी की जो पथरी बनी होती है वो बनी होती है हमारी किससे, कैल्शियम ऑक्सलेट से बनी होती है। आपको पता लग गया कि वृक्क का मुख्य कार्य होता है, तो वृक्क का मुख्य कार्य होता है रक्त का शुद्धिकरण, रक्त को छानना होता है। लेकिन प्यारे आप ये भी कह सकते हैं सर अगर क्या किडनी खराब हो जाए तो कंडीशन क्या होगी। तो सुनिए, हमारे पास में ऊपर वाले ने, ईश्वर की अगर बात करते हैं, ईश्वर ने हमारे पास में 2 किडनी दी है। अगर व्यक्ति की किसी कारण से किडनी खराब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास दूसरी किडनी है, आपकी दूसरी किडनी प्रॉपर वर्क करती रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कंडीशन क्या होती है, यदि व्यक्ति की दोनों ही किडनी खराब हो जाए, ऐसी कंडीशन में हमें कृत्रिम विधि से किया जाता है रक्त का शुद्धिकरण। यदि व्यक्ति की दोनों किडनी खराब हो जाए तो कृत्रिम विधि द्वारा किया जाता है रक्त का शुद्धिकरण, और कृत्रिम विधि से की गई रक्त शुद्धिकरण की जो विधि होती है उसे कहा जाता है रक्त अपोहन विधि। रक्त अपोहन विधि कहा जाता है। इंग्लिश नेम की बात करते हैं इसको कहा जाता है डायलिसिस। डायलिसिस कहा जाता है। तो रक्त अपोहन विधि डायलिसिस कहलाती है। ये रक्त अपोहन विधि डायलिसिस में होता है क्या, रक्त का फिल्टर। हाँ तो साथियों देखिए, हम बात कर रहे थे डायलिसिस के बारे में। तो डायलिसिस के पश्चात रक्त शुद्धिकरण हो चुका है। अब रक्त शुद्धिकरण के पश्चात जो निर्माण हुआ वो मेन पार्ट था हमारे पास में क्या, मूत्र। तो मूत्र के बारे में हम बात करते हैं। देखिए जरा, मूत्र की अगर बात करते हैं सबसे पहले 2 सवाल हमारे पास में इंपॉर्टेंट है कि मूत्र का निर्माण कहाँ पर होता है और मूत्र का संचय कहाँ पर होता है। तो खासकर मूत्र के निर्माण में हम अक्सर लगाते हैं मूत्राशय, तो गलत है। तो मूत्र के निर्माण की बात करते हैं तो मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में, जबकि मूत्र का संचय कहाँ पर होता है, मूत्राशय में। यहाँ संचय होता है, निर्माण वृक्क के अंदर होता है। तो निर्माण वृक्क में होता है, जबकि संचय कहाँ पर होता है, मूत्राशय में होता है। पक्षियों की अगर बात किया तो पक्षियों में मूत्राशय नहीं पाया जाता है। खासकर अगर बात करते हैं यूरिकोटैलिक होते हैं जिनमें यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। तो यूरिकोटैलिक जीवों में
हम कह सकते हैं एक तरीके से कि मूत्रा से नहीं पाया जाता, वो अपने मल एवं मूत्र की अगर बात करें तो वो छेद या बीट के रूप में त्याग करते हैं। मल एवं मूत्र छेद या बीट के रूप में त्याग करते हैं कौन? यूरिकोटैलिक जीव, क्योंकि उनके अंदर मूत्राशय नहीं पाया जाता है। हम अगर बात करते हैं पर डे हमारे हिसाब से, तो मानव शरीर में अगर बात करते हैं पर डे लगभग 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण होता है। एक मनुष्य में लगभग प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण होता है पर डे। प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र में होती क्या क्या चीजें, ये जरूरी है। तो मानव मूत्र की अगर बात करते हैं तो मानव मूत्र में 96% पाया जाता है क्या? जल। 2% पाया जाता है क्या? यूरिया। प्लस 2% पाए जाते हैं शेष अन्य पदार्थ। तो मेन याद रखना आपको 2% यूरिया जल की मात्रा, क्योंकि 99% एग्जामों में यही पूछे आते हैं कि मानव मूत्र में जल की मात्रा होती है कितनी परसेंट? 96%। अगर नहीं मिले तो ऑप्शन में लगा सकते हो 95%, अगर ऑप्शन में हो तो दोनों में से एक मिलेगा। और यूरिया की मात्रा पाई जाती है कितनी? लगभग 2% यूरिया पाई जाती है। इस 2% यूरिया से अंदाजा लगा सकते हैं 2% यूरिया इतनी घातक है कि इसको निकालने के लिए 96% जल की आवश्यकता हो रही है। अब बात करते हैं यूरिया की, तो मैं आपको पर डे एक आदमी मानव शरीर उत्सर्जी पदार्थ के मूत्र के रूप में 25 से 30 ग्राम 25 ग्राम से लगभग 30 ग्राम पर डे एक आदमी यूरिया अपने शरीर से बाहर निकाल देता है मूत्र के रूप में। तो सोचो इसी आधार पर ये मूत्र आता कहाँ से है? वृक्क से। लेकिन वृक्क में आया कहाँ से? रक्त से। और रक्त में आया कहाँ से? यूरिया यकृत से। तो यकृत से रक्त में, रक्त से वृक्क में, और वृक्क से पहुंचेगा कहाँ पर? मूत्राशय। मूत्राशय के द्वारा, मूत्र मार्ग के द्वारा इसका निष्कासन कर दिया जाता है। तो एक आदमी के द्वारा पर डे लगभग 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन कर दिया जाता है। इस मूत्र के रंग की बात करते हैं, पीएच मान की बात करते हैं, तो मानव मूत्र का पीएच मान होता है 6 लेकर चलना है आपको, क्योंकि एग्जामों में आपके ऑप्शन मिलते हैं 6, तो आपको 6 ही लगा के चलना है। वैसे 4.8 से लेकर 8.4 के समथिंग माना जाता है, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ, तो 6 आपको लगा के चलना है। मानव मूत्र की बात करते हैं, मानव मूत्र का रंग होता है हल्का पीला, और इस हल्के पीले रंग का मुख्यान होता है यूरोक्रोम वर्णक। यूरोक्रोम वर्णक होता है। यूरोक्रोम वर्णक का निर्माण होता है हीमोग्लोबिन के विखंडन के फलस्वरूप। हीमोग्लोबिन के विखंडन के फलस्वरूप निर्माण होता है किसका? यूरोक्रोम वर्णक का निर्माण होता है। लेकिन मूत्र का गहरा पीला रंग भी रहता है, और गहरे पीले रंग का मुख्यान होता है बिलरुबिन वर्णक। बिलरुबिन हार्मोन के कारण जो वर्णक बनता है उसको बोलते हैं बिलरुबिन वर्णक बोल देते हैं। तो बिलरुबिन वर्णक के कारण होता है किसका? गहरा पीला रंग मूत्र का। ताजा मूत्र में से आने वाली दुर्गंध का मुख्य कारण होता है, ताजा मूत्र में से आने वाली दुर्गंध का मुख्य कारण होता है, दुर्गंध का मुख्य कारण होता है यूरेनॉइड, जो कि एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ होता है। और मूत्रालयों से आने वाली दुर्गंध का कारण होता है कौन सी? अमोनिया गैस। तो ताजा मूत्र में से आने वाली दुर्गंध का कारण होती है यूरेनॉइड, और मूत्रालयों से आने वाली दुर्गंध का कारण हमारे पास में कौन सा होता है? अमोनिया गैस होती है। अब कभी कभी होता है क्या हमारे पास में, तो देखो मैं आपको इसको इरेज करने वाला हूँ, इरेज कर रहा हूँ आपके सामने। तो नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, कभी कभी मूत्र ज्यादा मात्रा में बनता है, कभी कभी कम मात्रा में बनता है, तो ये प्रॉब्लम है। तो अगर बात करते हैं मूत्र की अधिक मात्रा कम मात्रा, तो हर चीज हानिकारक है। तो देखिए जरा, यदि मूत्र के साथ निकलता है क्या? ग्लूकोज, ये बड़ी खतरनाक बीमारी आज के टाइम में। तो इसका मेन इलाज यही है कि आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, परमानेंट इसको समाप्त नहीं कर सकते। तो मूत्र के साथ यदि ग्लूकोज बाहर निकलता है तो रोग हो जाता है कौन सा? मधुमेह, जिसको डायबिटीज भी कहते हैं। यदि मूत्र के साथ निकलती है कौन सी? आरबीसी, तो उसको हेमेट्यूरिया रोग कहा जाता है, हेमेट्यूरिया रोग कहा जाता है। यदि मूत्र बंदी हो जाए, मूत्र बने ना, तो इसको कहा जाता है क्या? डिस्यूरिया। और अगर मूत्र लिमिट से ज्यादा मात्रा में बन रहा है, तो अधिक बन रहा है, तो इसको कहा जाता है डायूरेसिस, डायूरेसिस कहा जाता है। तो ये सभी एक प्रकार से बीमारियां हैं अपने पास में। तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। और वैसे मूत्र संबंधी रोगों के उपचार में, मूत्र संबंधी रोगों के उपचार में औषधि का मैं नाम आपको बता देना चाहता हूँ, सिट्रासोल। सिट्रासोल, तो मूत्र संबंधी रोगों के उपचार में सिट्रासोल औषधि का प्रयोग करना हमें चाहिए। तो ये थी हमारी मूत्र से रिलेटेड जनरल जानकारी। ठीक है, इस मूत्र में से निकलने वाले उत्सर्जित पदार्थों के आधार पर जीवों की अगर बात करते हैं 4 प्रकार के होते हैं। मैं उनके थोड़े से नाम लिख देता हूँ आपके लिए। वो 4 प्रकार के जीव होते हैं, जैसे यूरियोटैलिक, दूसरे प्रकार के जीव होते हैं यूरिकोटैलिक, थर्ड नंबर की बात करते हैं आते हैं अमोनोटैलिक,
4th नंबर की बात करते हैं एमिनोटेरिक। तो ये उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर होते हैं 4 प्रकार के। यूरियोटेरिक जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरिकोटेरिक जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, अमोनोटेरिक जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, और एमिनोटेरिक जो कि एमिनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तो देखिए साथियों, मैंने आपको यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र के बारे में बता दिया, जो चीजें हमारी इंपॉर्टेंट थी वो सभी चीजों के बारे में डिस्कस किया। और आप जैसा भी आपको अच्छा लगता है, मैंने ज्यादा से ज्यादा प्रयास आपके लिए किया है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।